तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमको कई सारे मिथ्स के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर हम जान पाते हैं कि इस दुनिया में कई सारे मिथ और कहानियां प्रचलित होती हैं। कुछ जिन्हें हम सच मान चुके हैं और कुछ जो सिर्फ अफवाह बनकर रह जाती है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा मिथ भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो इतना खतरनाक है कि जिसका जिक्र करना तक लोग अवॉइड करते हैं। ये मिथ किसी जगह या फिर प्राणी का नहीं है, बल्कि एक भयानक काल का है। एक ऐसा बुरा और दुर्योग जो कि सिर्फ 100 सालों में एक बार बनता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब ग्रेगोरियन कैलेंडर का अप्रैल महीना एक अजीब और अशुभ संजोग के साथ शुरू होता है। यानी कि जब पहली अप्रैल को चैत्रीय अमावस्या होती है और महीने के बीच में 16 अप्रैल को चैत्रीय पूर्णिमा अपना प्रभाव दिखाने लगता है और अंत में 30 अप्रैल को बैसाखी अमावस्या की काली रात पूरे आकाश को अपने अंधेरे में लपेट लेती है। कहते हैं कि जैसे ही ये तीनों घड़ियां एक ही महीने में मिलती है, पूरा अप्रैल महीना सदी का सबसे खतरनाक काल बन जाता है, जहाँ पर किस्मत, समय और इंसान तीनों की परीक्षा शुरू हो जाती है। और इस दुर्योग को कहा जाता है काल त्रिकोणी, जो कि इस मूवी का नाम भी है। हमको बताया जाता है कि ऐसा दुर्योग 1 अप्रैल 2022 को इस दुनिया में दस्तक दे चुका है। अब इस दुर्योग के शुरू होने से पहले 7 दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर अग्निवेश चक्रवर्ती के घर पर आई हुई थी। प्रोफेसर के पास कई सारी डिग्रीज थी, जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी, साइकोलॉजी, आत्मा विज्ञान, बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। और ये सारा का सारा ज्ञान और डिग्री उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी थी। और सबसे बड़ी बात की प्रोफेसर एक राइटर भी हैं, जिन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी हैं। लेकिन उनकी लेटेस्ट किताब यानी कि काल त्रिकोणी एक बहुत ही खतरनाक कंट्रोवर्सी में अटक गई थी। रिपोर्टर प्रोफेसर अग्निवेश के पास इसी किताब से रिलेटेड इंटरव्यू करने के लिए आई थी। रिपोर्टर अपना इंटरव्यू शुरू करती है और उनसे ये पूछती है कि लोगों का मानना है कि आप इस किताब के जरिए अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर ये कहता है कि ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। प्रोफेसर बताता है कि अमेरिका में कुछ साइंटिस्ट और स्कॉलर्स मिलकर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है AAAS, जो कि 1957 से पैरानॉर्मल चीजों में लगी हुई है। अब रिपोर्टर ये पूछते हैं कि जो लोग भूत देखने का दावा करते हैं, क्या वो सच भी होता है? तब प्रोफेसर ये बताते हैं कि ये हर बार सच नहीं होता। कभी कभी ये सब कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के चलते भी होता है, लेकिन लोग इसको भूत प्रेत मान लेते हैं और उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज के चलते ये चीजें सामने दिखने लगती हैं। ऐसा करीबन पूरी दुनिया के अंदर 99.7% लोग हैं जिन्हें भूत प्रेत असली में नहीं दिखते, बल्कि ये उनका वहम होता है। लेकिन रिपोर्टर यहाँ पर शॉक्ड रह जाती है कि फिर 0.3% का क्या? तब प्रोफेसर अग्निवेश बताते हैं कि जो बाकी 0.3% लोग जो कुछ भी देखते हैं वो बिल्कुल सच होता है। दोनों की बातचीत के बीच रिपोर्टर उससे काल त्रिकोणी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तब प्रोफेसर उसको ये कहता है कि इससे पहले उसे ये समझना पड़ेगा कि काल बैसाख होता क्या है। वो इसका एक एग्जाम्पल लेता है और कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अप्रैल के महीने में मौसम बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। और यहाँ पर इतना बताकर प्रोफेसर उसको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी के हिसाब से 1000 साल पहले एक कबीला हुआ करता था जिसको पिशाच कबीले के नाम से जाना जाता। इन लोगों का मानना था कि बैसाख के महीने में यानी कि अप्रैल में काल वर्षा के रूप में बरसता है और ये मौसम काफी खराब होता है। इसी कारण से इसे काल बैसाखी कहा जाता है। लेकिन पिशाच कबीले को यकीन था कि इस तूफानी हलचल के पीछे बैसाखी अमावस्या की काली शक्ति होगी। अकॉर्डिंग टू देम बैसाखी अमावस्या खुद एक शैतान है और हर साल इस काल बैसाखी के उथल पुथल के पीछे एक खास मकसद होता है और ये सब शैतान करवाता है और ये सारी चीजें वो कुछ पाने के लिए करता है। लेकिन उसका मकसद तब पूरा होगा जब वो 100 साल में एक बार वाली चीज यानी कि काल त्रिकोणी होगी। मतलब कि तीनों इवेंट चैत्रीय अमावस्या, चैत्रीय पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या अप्रैल के महीने में एक साथ होंगी। और जब यह होता है तब समुद्र को चीरकर एक टापू बाहर आता है जिसे नर्क का टापू भी कहा जाता है। और इस शैतान को खुश करने के लिए कबीले वाले उसे काली बिल्ली भेंट में देते थे। लेकिन उससे पहले चैत्रीय अमावस्या और चैत्रीय पूर्णिमा एक साथ एक राक्षस के रूप में खड़ी होती है। वो बैसाखी अमावस्या का इंतजार करती है। जब बैसाखी अमावस्या आती है तब तीनों मिल जाते हैं और तीनों मिलकर एक रूप लेते हैं काल त्रिकोणी का। और ये काल त्रिकोणी एक राक्षस होता है और इसके साथ में एक और चीज फैला होती है जो कि उसका भक्त सेवक है और इसका नाम है त्रिगुंडा। और त्रिगुंडा एक पंछी की तरह दिखता है। ये भी माना जाता है कि जो 3 रातें हैं, 3 इवेंट है, ये असल में काल त्रिकोणी के 3 कदम है। जैसे कि पहला कदम चैत्री अमावस्या, पहले कदम में वो अपना दुपट्टा इस्तेमाल करता है और इसके दुपट्टे से तूफान पैदा होता है।
दूसरा कदम है चैत्र पूर्णिमा। तूफानी बारिश के अंदर वो राक्षस बिजली की लाठी के सहारे चलता है और ये उसका दूसरा कदम होता है। तीसरा कदम है बैसाखी अमावस्या और काल त्रिकोणी के आगमन पर आसमान से तेजाब के साथ बहुत सारी बारिश होती है। मतलब कि ये राक्षस अपने साथ ये सारी आपदाएं लेकर आता है। अब इसका मतलब सिंपल था, जब वो जागता है और अपने कदम रखता है तब तेज हवाएं चलती हैं, तेज बिजली भी कड़कती है। लेकिन तीसरी चीज का मतलब यानी कि जैसे बारिश का होना, तेजाब की बारिश और नरमन गिरना, ये चीज रिपोर्टर को समझ में नहीं आती। वो इसके बारे में प्रोफेसर से पूछती है, तब प्रोफेसर उससे ये कहता है कि वो खुद समझ जाएगी। खैर इसके बाद अगला दिन आता है और अब खाली 6 दिन बचे हुए थे 1 अप्रैल आने में। खैर यहाँ प्रोफेसर के पास एक आदमी आता है जिसका नाम रविराज है। रविराज उसके पास एक दिक्कत लेकर आया था। उसको लगता है कि उसके मेंशन में किसी का साया है, लेकिन प्रोफेसर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। तब रविराज उसे अपने मेंशन का नाम बताता है जो कि आदित्य मेंशन था। तब प्रोफेसर को याद आता है कि वो उस मेंशन के बाहर एक दिन गया था, लेकिन वहाँ की लाइट फ्लिकर हो रही थी, विच मीन्स की वहाँ पर कुछ तो दिक्कत थी। आई मीन लाइट फ्लिकर हो रही थी, हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल इशू होगा। अब प्रोफेसर उससे फाइनली पूछता है कि दिक्कत क्या है। तब वो बोलता है कि उसके मेंशन में एक रूम है जिसके दरवाजे को छूते ही पूरे मेंशन की लाइट फ्लिकर होने लगती है। पहले उसे लगा कि कोई इलेक्ट्रिकल इशू होगा, इसलिए उसने एक आदमी को हायर किया और उसने वायर भी चेक करवाए और बताया कि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिकल दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन वो सारी वायरिंग बदलने आ रहे थे, लेकिन अचानक से ही वायर चेंज करने वाले की माँ की मृत्यु हो गई और वो वायरिंग बदलने वाला आ नहीं पाया। लेकिन रविराज को लगता है कि ये सब होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि कोई शक्ति है जो कि चाहती है कि घर की वायरिंग को चेंज ना किया जाए। अब यहाँ पूछताछ करते वक्त प्रोफेसर के पास एक चक्र था जिसे घुमाने पर डायल सीधा बैसाखी अमावस्या पर आती है, विच मीन्स की बैसाखी अमावस्या आ चुकी थी या फिर नजदीक थी। और इसलिए अगले दिन प्रोफेसर रविराज के साथ उसके मेंशन में जाता है चेक करने के लिए कि आखिरकार बात क्या है। वहाँ जाकर उसकी टॉर्च एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है और वो ये कहता है कि अगले पूरी तैयारी से आएंगे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस मेंशन के अंदर जो कोई भी शक्ति मौजूद थी उसको लाइट पसंद नहीं थी, और इसलिए अगले दिन शाम को ये लोग यहाँ पर कैंडल लगा देते हैं। और आज से 1 अप्रैल आने में खाली 4 दिन बाकी थे। जिसके बाद प्रोफेसर अभिवेश एक पपेट को रखते हैं और रिचुअल शुरू करते हैं, जैसे कि वुडू डॉल होती है ना, बिल्कुल उस तरह से। अब यहाँ पर ये सब कुछ उस स्पिरिट को समन करने के लिए करा गया था। अब थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर कोई आता है, लेकिन ये स्पिरिट नहीं थी बल्कि रविराज की बीवी माधुरी थी। माधुरी रविराज को इस तरह से देखकर चढ़ जाती है। दरअसल ये हवेली माधुरी के नाम पर ही थी और ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ रविराज को ऐसा लगता था कि यहाँ कोई शैतानी शक्ति मौजूद है, लेकिन माधुरी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। माधुरी का मानना था कि ये सब एक अंधविश्वास है और रविराज जो है वो इस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। वो रविराज से इस बारे में लड़ने लगती है और उसे बहुत सुनाती है, और जितने भी हादसे हुए थे हवेली के अंदर वो उनको झूठ बोलने लगती है। वो प्रोफेसर को वहाँ से भगाने लगती है और इसके लिए वो वहाँ पर पड़ी हुई रिचुअल वाली पपेट को हाथ लगा देती है, जिसके चलते प्रोफेसर वहाँ से चला जाता है। लेकिन प्रोफेसर के चेहरे पर डर था। अब सीन आता है 31 मार्च को, यानी कि 1 अप्रैल से 50 मिनट पहले। तभी हम रविराज को प्रोफेसर के पास देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर डरे हुए लग रहे थे क्योंकि काल त्रिकोणी आने वाला था, यानी कि महीना अप्रैल का आने वाला था। प्रोफेसर उसे ये बताते हैं कि ये सब कुछ काल त्रिकोणी की वजह से हो रहा है, और वो उसे पपेट के बारे में बताते हैं जिसे उसकी बीवी ने छू दिया था, जो कि अब गायब है। और ये इशारा था काल त्रिकोणी के आगमन का, और वो पपेट ही वही होगा। जहाँ पर भी ये पपेट होगा बस तबाही मचाएगा, मेंस वो बुरी शक्तियों को आकर्षित करेगा। अब फिलहाल इससे बचने के लिए उसे करना क्या होगा। प्रोफेसर उसे एक काली बिल्ली देते हैं और वो ये बोलते हैं कि ये स्पिरिट्स को देख सकती है और ये काल त्रिकोणी का फेवरेट खाना होती है। आपको याद हुआ कि 1000 साल पहले वो जो कबीला था वो यहाँ पर काली बिल्ली का ही सैक्रिफाइस दिया करते थे, लेकिन फिलहाल ये उसको सुरक्षित रखेगी। और वो उसको एक ताबीज भी देता है जो कि बिल्ली को सेफ रखेगा, लेकिन अगर काल त्रिकोणी ने इसको खा लिया तो वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। साथ ही साथ वो उससे उस पपेट डॉल को ढूंढने के लिए कहता है, और वो उसे लाल कपड़ा भी देता है ताकि वो उस पपेट को उसी लाल कपड़े के अंदर लपेट कर लेकर आए। साथ ही साथ वो उसको एक पेन ड्राइव देता है जिसके अंदर ढेर सारे मंत्र थे, और पपेट के मिलने के बाद में वो मंत्र जो थे वो बिल्कुल भी रुकने नहीं चाहिए। मीनवाइल हम माधुरी को देखते हैं जिसे घर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो घर चेक करने लगती है कि तभी वो काली बिल्ली उसके सामने आ जाती है, जिसको देखकर वो काफी डर गई थी। तब रविराज उसके सामने आता है और यहाँ पर उनमें दोबारा बहस होने लगती है, और बहस इस कदर बढ़ गई थी कि अगले ही दिन रविराज खुद को खत्म कर लेता है। और आज था 1 अप्रैल।
अब मौका वारदात पर पुलिस आती है, जिनको एक नोट मिलता है और नोट के अंदर लिखा हुआ था कि वो लड़ाई से थक चुका था और अलविदा जिंदगी। लेकिन पुलिस वालों को यकीन नहीं होता कि इतनी सी बात पर लड़ाई से थम आकर उसने खुद को खत्म कर लिया। खैर इसी बीच यहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो की है डॉक्टर मनोज। डॉक्टर मनोज इनको सालों से जानता था, इवन वो माधुरी को पसंद भी करता था और वो ये सारी चीजें संभालने आया था क्योंकि माधुरी अकेली थी और पक्का डॉक्टर मनोज को माधुरी ने ही बुलाया होगा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। रविराज अचानक से जिंदा होकर उनके सामने आता है और बोलता है प्रैंक। दरअसल ये सब रविराज का एक प्रैंक था। माधुरी का काफी मूड खराब था, इसलिए उसने ऐसा किया ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके। रविराज के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जो रविराज है ना, वो ऐसे मजाक करता रहता था और वो इसको सरप्राइज का नाम दिया करता। लेकिन इन सब में पुलिस की क्या गलती थी, वो तो फालतू में यहाँ पर आई। आई मीन CID कैरेक्टर से सीधा इस तरह का कैरेक्टर करना काफी ट्विस्टिंग है। एनीवेज तभी रविराज पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देकर वहां से भेज देता है, जिसके बाद में मनोज और रविराज आपस में बात करते हैं। अभी दोनों साथ में ड्रिंक भी करते हैं कि इसी बीच रविराज जो होता है वो मनोज को ये बताता है कि आखिरकार क्यों मनोज की शादी माधुरी से नहीं हुई थी। रविराज उसकी कुंडली के जरिए उसको बताता है कि उसके ऊपर मंगल था, इसलिए उसकी शादी माधुरी से नहीं हो पाई। रविराज का एक और टैलेंट हमको पता लगता है, जो की थी ज्योतिष विद्या। खैर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी रविराज के पास प्रोफेसर का कॉल आता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल गया था। उसके जाने के बाद में वहाँ पर सिर्फ मनोज और माधुरी ही थे। मनोज माधुरी को कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया इसको चुनकर। तब माधुरी कहती है कि खाक अच्छा किया, क्योंकि रविराज को चुनना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रविराज उससे प्यार करता ही नहीं है, वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ है और इस चीज का हिंट उसे बार बार मिल चुका है। वो उसे बताती है कि एक दिन माधुरी और रविराज बाहर घूमने गए थे, जहाँ पर वो रोप वे के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन तभी माधुरी का पैर फिसल गया और वो वहाँ से गिरने वाली थी। लेकिन उसके बावजूद भी रविराज उसको देखता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसने उसे खींचा। तब मनोज कहता है कि हो सकता है कि वो उस समय पैनिक कर गया होगा और ऐसे टाइम पर लोग पैनिक हो जाते हैं। तब माधुरी बताती है कि उस समय ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था और शायद इसलिए ही रविराज ने उसको बचाया होगा। तब मनोज कहता है कि हो सकता है कि वो उसके बारे में गलत सोच रही होगी और ऐसा कई बार होता भी है। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो तो आप सामने वाले के बारे में सिर्फ उसकी नेगेटिविटी पॉइंट आउट कर हो। लेकिन तभी माधुरी मनोज को ये कहती है कि अगर ये बात उसे गलत लग रही है तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि रविराज के कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर तक भी है। और ये सुनकर मनोज को उसकी बातों पर विश्वास होने लगता है कि हो सकता है कि ये सच होगा, क्योंकि माधुरी ने खुद उसे किसी लड़की के साथ देखा था। अब बात ये थी कि आखिरकार उसने रविराज को चुना क्यों। तो असल में बात ये थी कि ये माधुरी की दूसरी शादी थी। जी हाँ, उसके पहले हस्बैंड का नाम आदित्य था, जिसके नाम पर इस मेंशन का नाम रखा गया, जिसकी अचानक से मौत हो गई थी और खत्म होने के बाद में वो अपने 1000 करोड़ की संपत्ति माधुरी के नाम कर गया था। लेकिन आदित्य के मरने के बाद वो काफी दुखी रहने लगी। तब उसकी जिंदगी में रविराज आया, जो कि उसका फ्रेंड बना और वो उसके हंसने की वजह बना। वो उसे कई सारे सरप्राइज देता रहता था, जो कि उसको खुशी दिया करते। लेकिन रिसेंट वाले जो सरप्राइजेस थे वो काफी वियर्ड से हुआ करते थे, जिससे कि माधुरी हमेशा डर जाया करती। एनीवेज तब एक दिन माधुरी ने उसे सरप्राइज देने का सोचा। उसने एक विल बनाई, जिसके अकॉर्डिंग माधुरी अगर मारी गई या फिर उसने डिवोर्स लिया तो उसकी आधी प्रॉपर्टी अपने आप उसके हस्बैंड के नाम पर हो जाएगी, यानी कि रविराज के नाम पर। और उसने ये प्यार में आकर कर दिया था और उसने अपना हस्बैंड रविराज को चुना। अब ना तो माधुरी उसको छोड़ सकती थी, ना ही डिवोर्स दे सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो रविराज जीत जाता, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये सब सुनकर मनोज को सारी बातें समझ आ जाती है। यहाँ पर माधुरी रो रही होती है, इसलिए वो उसको गले लगा लेता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि वहाँ पर रविराज आ गया था और वो ऑब्वियसली उनको साथ देखकर गलत सोचता है। इसके बाद मनोज वहाँ से चुपचाप चला गया था। रविराज माधुरी को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा था। शायद इसलिए प्रोफेसर ने इसके बारे में उसको बताया होगा, और क्या बताया होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो असल में रविराज प्रोफेसर के घर पर गया था, जहाँ पर प्रोफेसर ने उसे उसकी कुंडली देखकर ये बताया था कि आज का दिन उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आज वो खुद को खत्म कर सकता है। तब वो कहता है कि हाँ, उसने ऐसा किया था और ये तो प्रैंक था, क्योंकि आज 1 अप्रैल है। तब प्रोफेसर उसको समझाता है कि मजे मजे के चक्कर में वो निपट जाएगा, क्योंकि ये सब वो पपेट जो कि उसके घर के अंदर कहीं पर रखा हुआ है, वो ये सब करवा रहा है और वो दिमाग पर काबू कर लेता है। इसलिए उसे ऐसी चीजें करने से बचना होगा। जिसके बाद प्रोफेसर उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे ये बताता है कि रविराज और उसकी बीवी के अलावा एक और शख्स की जान खतरे में है। तब रविराज बोलता है कि घर में उसकी बीवी के साथ मनोज है। तब प्रोफेसर बताता है कि मनोज की जान भी खतरे में है और इसलिए ही रविराज वहाँ पर अचानक आ गया था। अब यहाँ से सीन 5 दिन बाद का दिखाया जाता है, यानी कि 6 अप्रैल का, जहाँ पर मनोज घर पर था और वो अपने साथ माधुरी और रविराज की ECG रिपोर्ट को लेकर आया था, ताकि वो ये देख सके सब कुछ ठीक तो है।
क्योंकि माधुरी को लग रहा था कि उसे हार्ट की दिक्कत है। इसी बीच रविराज घर पर आता है और मनोज की गाड़ी देखकर वो दोबारा गलत समझने लगता है कि उसके पीठ पीछे ही मनोज की माता है। इधर मनोज माधुरी को रिपोर्ट देने के लिए उसके बेडरूम में जाता है क्योंकि वो वहीं पर थी। मनोज माधुरी को बताता है कि रविराज की रिपोर्ट तो नॉर्मल है, लेकिन उसे कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। खैर इसी बीच वहाँ पर रविराज आ गया था और वो बेडरूम का दरवाजा बंद पाता है, जिसको खोलने पर उसे मनोज और माधुरी साथ दिखाई देते हैं और उनको ऐसे देखकर वो उनके ऊपर शक करने लगता है। यहाँ पर रविराज उससे पूछता है कि आखिरकार चल क्या रहा था, जिस पर वो ये कहता है कि वो तो खाली ईसीजी रिपोर्ट देने आया था। तब रविराज मनोज से कहता है कि उन्होंने दरवाजा क्यों लगाया हुआ था, जिस पर वो ये बताता है कि ये सब उस काली बिल्ली की वजह से हुआ है। वो बिल्ली उस पर झपट गई थी और इसी बीच दरवाजे को धक्का लग गया और दरवाजा बंद हो गया। ये सुनकर रविराज को उस पर विश्वास नहीं होता। तब मनोज उसे कहता है कि उसकी बीवी को हार्ट की दिक्कत है और उसे कभी भी दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। अब रविराज को इस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि कुंडली के हिसाब से उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा। और ये सुनकर मनोज उस पर गुस्सा करता है और उसको डांट कर वहाँ से चला जाता है कि मतलब रिपोर्ट देखने के बावजूद भी यहाँ पर उसे कुंडलियों पर विश्वास था। खैर उसके जाने के बाद में रविराज माधुरी से ये कहता है कि अगली बार अगर उसने ये सब देखा तो वो उसका खून कर देगा। खैर मनोज के जाने के बाद में रविराज माधुरी से कहता है कि अगली बार अगर उसने मनोज को यहाँ पर देख लिया तो वो उसका खून कर देगा। और यहाँ दोनों में बहस होने लगती है और ये सब काल का प्रकोप था। लेकिन तभी माधुरी को अटैक आ जाता है। अब सीन हॉस्पिटल की तरफ आता है जहाँ पर माधुरी की जान बच तो गई थी, लेकिन यहाँ पर मनोज और रविराज में दोबारा बहस हो जाती है। तब रविराज मनोज को स्टैब कर देता है और उसको मार डालता है। लेकिन ये बस असल में रविराज की सोच थी, क्योंकि उसके मन में ऐसा लग रहा था कि वो मनोज को मार डाले। खैर तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि देख रहे थे कि किसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा है। खैर अब अगले दिन माधुरी नहा रही होती है, तभी मनोज घर पर आ गया था। वो घर पर आया था ताकि वो माधुरी को सेफ रख सके, क्योंकि उसे हार्ट की दिक्कत थी। लेकिन माधुरी नहा रही होती है और वो टॉवल में बाहर आती है। वो मनोज को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि अगर उसे रविराज ने देख लिया तो वो सच में उसे मार डालेगा। लेकिन उसे भेजते टाइम उसे रविराज की आवाज आती है। वो उसके रूम में ही आ रहा था। तब वो मनोज को छुपा देती है और गेट लगा लेती है। मगर रविराज के पास उसके लिए एक सरप्राइज था। दरअसल वो माधुरी का खेल खत्म करने आया था। अब वो दरवाजा नहीं खोलती, तब वो दरवाजे को धक्का देकर खोल लेता है, लेकिन उसे मनोज कहीं नहीं दिखता। अब वो सीधा ही माधुरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो माधुरी को मार पाता मनोज उस पर पीछे से वार करता है, जिससे कि रविराज गिर गया था। लेकिन वो चाकू जो अपने साथ लेकर आया था वो उसके सीने के अंदर ही घुस जाता है। अब माधुरी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, लेकिन रविराज ऑलरेडी मारा गया था। तब माधुरी घबरा जाती है। अब मनोज जो होता है वो रविराज की जीप को चेक करता है तो उसके अंदर मुंबई तो बेंगलुरु की फ्लाइट की टिकट थी। मतलब कि रविराज ने ये सब इस तरह से सेटअप किया था कि वो घर पर है ही नहीं और वो तो बेंगलुरु गया है, और ऐसे ही वो इस क्राइम को अंजाम देना चाहता था ताकि किसी को उसके ऊपर, और बस यही चीज तो उनके लिए एडवांटेज बन जाती है कि रविराज तो घर पर था ही नहीं और वो तो बस गायब हो चुका है। और वो लोग उसी रात उसकी बॉडी को दफन करने लगते हैं। लेकिन माधुरी को रविराज की टांगे हिलती हुई दिखती है, जिसको देखकर वो बहुत डर गई थी, लेकिन ये उसका वहम था। अब माधुरी मनोज को वहीं पर रोकने की कोशिश करती है कि इतनी बड़ी हवेली के अंदर वो अकेली कैसे रहेगी, लेकिन मनोज वापस चला जाता है क्योंकि अगर वो साथ में रुकते तो उनके ऊपर शक चला जाता। खैर अब यहाँ पर माधुरी के नाइटमेयर शुरू हो जाते हैं। वो चीजें देखना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, उसे उसका पति भी दिखता है जो कि उसे शराब पीने पर मजबूर करता है, लेकिन उसकी राशि के हिसाब से उसे शराब को हाथ तक नहीं लगाना चाहिए था। और हम जानते हैं कि ये सब उससे काल करवा रहा था। खैर यहाँ पर वो डर कर बेडरूम में जाती है कि तभी कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है। माधुरी बहुत डरी हुई थी, लेकिन शराब के नशे में वो सो जाती है। अब अगले दिन वो मनोज से मिलती है। मनोज उसे शराब से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि ये उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। साथ ही साथ नींद आने के लिए वो उसे स्लीपिंग पिल्स तक भी देता है। अब उस रात वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती है, लेकिन अचानक से रात में उसकी नींद खुल गई थी और वो रविराज को देखती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और इसलिए वो मनोज को कॉल करती है, उसको सब कुछ बताती है। तब मनोज ये कहता है कि ये जरूर स्लीपिंग पिल्स के साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन रविराज उसे शॉकिंगली खिड़की पर दिखता है। खिड़की पर उसे वो घूर रहा था और ये बात वो मनोज को बताती है, लेकिन तभी अचानक से रविराज गायब हो गया था। मनोज उसको शांत करता है और उसको सोने के लिए कहता है, लेकिन हम गौर कर पाते हैं कि रविराज के हाथों के निशान वहीं पर थे। अब देखो, इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगली रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है और आज थी 16 अप्रैल, यानी कि चैत्री पूर्णिमा। और माधुरी मनोज को कॉल करती है और उसको बुलाने लगती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं आ सकता था। और सबसे बड़ी बात कि माधुरी को ये सारी चीजें याद थी, यानी कि रविराज ने
पहले प्रोफेसर के साथ आकर ये सारी चीजें बताई थी उसको, लेकिन ऑब्वियस ही बात है अब उसे इन चीजों पर विश्वास हो रहा था। अब वो मनोज को फिर से फोन पर ये बताती है कि कल वो बार रूम में गई थी लेकिन उसने दारू नहीं पी, लेकिन शायद वो बार रूम की लाइट्स को ऑन छोड़कर आ गई थी। लेकिन जब वो दोबारा से बार रूम के अंदर लाइट्स को बंद करने के लिए गई तो वहां पर असल में तहखाने का एक दरवाजा है और वो उस दरवाजे को भी बंद करती है और फिर बार रूम की लाइट्स को ऑफ करके दूसरे रूम में आ जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आई जो कि तहखाने के दरवाजा खुलने की आवाज थी। वो वहां पर जाकर चेक करने लगती है, लेकिन बार रूम से किसी की तेज सांसें लेने की आवाज आ रही थी। साथ ही साथ वहां की लाइट्स भी ऑन थी और ये सब वो मनोज को बता रही थी। तब मनोज उसको हिम्मत देता है और ना डरने की सलाह देता है, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। फिर भी माधुरी किसी तरह से अंदर जाती है और लाइट्स ऑफ कर देती है। साथ ही साथ तहखाने का दरवाजा भी बंद करती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद वहां की लाइट दोबारा ऑन हो गई थी। अब माधुरी का डर बहुत बढ़ चुका था। वो रिलैक्स करना चाहती थी लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाती। इसी बीच वो किसी तरह अपने आप को संभाल रही होती है कि तभी उसके सामने उसके पति की वेयरिंग रिंग घूम कर आती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। ये बात वो मनोज को बताने लगती है, लेकिन मनोज की आवाज आना ही बंद हो गई थी। तब वो लैंडलाइन से मनोज को कॉल करने की कोशिश करती है और उसको ये बताती है कि उन्होंने तो मनोज को रिंग के साथ ही दफनाया था, फिर ये सब क्या है। लेकिन दूसरी तरफ से मनोज की नहीं बल्कि रविराज की आवाज आती है। वो कहता है कि सरप्राइज बेबी। ये सुनकर वो बहुत डर जाती है और तब हम ये देखते हैं कि रविराज अपनी कब्र से बाहर आ चुका था। अब बाहर आने के बाद वो सीधा आता है अपनी बीवी के पास उसे हेलो कहने के लिए, लेकिन माधुरी की तो ऐसे हेलो सुनने की आदत नहीं थी। आई मीन एक डेड बॉडी से हेलो सुनना कितना वियर्ड था। वो उसको देखकर इतना डर जाती है कि उसे तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मारी जाती है। हम देखते हैं कि रविराज के साथ में कोई और भी था और वो कोई और नहीं बल्कि मनोज था। जी हाँ, और यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। जिस रविराज को अभी तक आप देखते आ रहे थे ये कोई भूत नहीं था बल्कि जिंदा इंसान था और वो कभी मरा ही नहीं था। और ये चीज तभी साबित हो गई थी जब यहाँ पर रविराज ने उस खिड़की के ऊपर अपने हाथ की छाप छोड़ दी थी, क्योंकि कोई स्पिरिट होती तो हाथ की छाप नहीं छूटती। दरअसल ये सब उसका और मनोज का ही बनाया हुआ प्लान था ताकि वो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया सके, और ये सब बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि असल में रविराज ने ही आदित्य का भी खून किया था। जी हाँ, और वो भी रोप वे से नीचे फेंक कर, और ये सब उसका ही प्लान था स्टार्टिंग से। ये बातें वो चिल्लाकर कन्फेस कर रहा था और इन सारी प्लानिंग में तो मनोज बहुत बाद में शामिल हुआ। जब रविराज ने मनोज को घर आने से मना कर दिया था तब मनोज ने रविराज को अपने पास वापस बुलाया और उसको ये बताया कि अगर वो साथ मिल जाए तो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी हो सकती है और उसके लिए उन्हें माधुरी को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उसकी मौत बिल्कुल नेचुरल तरह से होनी चाहिए। मतलब कि ऐसी मौत हो कि माधुरी थोड़ी से झटके से या फिर डर से ही मारी जाए। जिसके बाद उन्होंने प्लान बनाया, यानी कि उसको डराने का, उसे शॉक करने का। और इन समय मनोज जो था वो उसे फेक पिल्स देता था। रविराज को ऑलरेडी पता था कि कब माधुरी नहाती है, कब क्या करती है, और सही मौका देखकर उसने मनोज को उसके पास भेजा जब माधुरी नहा रही थी। और मनोज वहां पर गया और प्लान के मुताबिक रविराज अपने साथ फेक चाकू और फेक खून लेकर गया था। साथ ही साथ उसके पास फेक टिकट भी थी और मौका देखकर उन्होंने उस प्लान को अंजाम दिया। उन्होंने ऐसा दिखाया कि रविराज की मौत उनके हाथों हुई है और उसी दिन उन्होंने रविराज की बॉडी को दफनाने के बारे में सोचा। आपको याद हुआ कि रविराज का पैर हिल रहा था, वो असल में एक गलती हो गई थी जिसे वहम बताकर मनोज ने बात संभाल ली थी। ओवरऑल ये सारा प्लान सक्सेसफुल रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना सब होने के बावजूद रविराज ने मनोज को 25% देने की बात कही थी एंड ऑब्वियसली मनोज इस बात पर मान गया था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में ये लोग माधुरी को बेड पर लिटा देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो बेड पर ही मारी गई, यानी कि सोते सोते ही हार्ट अटैक आ गया। लेकिन इन सबको रियल बनाने के लिए मनोज एक इंजेक्शन लेकर आया था। इस इंजेक्शन को वो रविराज को इंजेक्ट करेगा जिससे कि सब कुछ रियल लगेगा, यानी कि रविराज को ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी बीवी की मौत का ट्रॉमा उसके सर पर है और उसके इमोशन साफ दिखेंगे, क्योंकि 2000 करोड़ का सवाल था और इस मौके को वो ऐसे नहीं जाने दे सकते थे। मनोज ये कहता है कि इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के बाद हो सकता है कि रविराज बेहोश हो जाए, लेकिन वो सही हो जाएगा। मनोज उसको वो इंजेक्शन लगा देता है और फिर उस इंजेक्शन के असर से वो बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो माधुरी को नर्स के गेटअप में देखता है जिसके हाथों में पॉइजन था, यानी कि जहर था, और उसे देखकर वो डर जाता है और दोबारा बेहोश हो जाता है। अब 3 दिन बाद उसकी आंख खुलती है और तब वो मनोज को अपने सामने देखता है और उसे सब कुछ बताता है। मनोज कहता है कि ये सब उसी इंजेक्शन का असर होगा। खैर इसी बीच इस केस को हैंडल करने वाला ऑफिसर रविराज से पूछताछ करने के लिए आता है। साथ ही साथ उसके पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट
और एक न्यूज़पेपर भी था। इसके अंदर रविराज की बीवी की मौत की खबर थी। ये सब देखकर उसे कंफर्म हो जाता है और तसल्ली हो जाती है कि हाँ वो मर चुकी है। लेकिन फिलहाल मनोज उस ऑफिसर से ये कहता है कि ये अभी सवाल जवाब की हालत में नहीं है। तब ऑफिसर ये कहता है कि वो डिस्चार्ज होने के बाद खुद इन्वेस्टिगेशन करने कर आएगा। अब अगले दिन ये रविराज डिस्चार्ज हो जाता है और मनोज उसे घर लेकर जा रहा था। अब रास्ते में वो उसको समझाता है कि उसे किस तरह से ऑफिसर की बातों का जवाब देना है और वो उसे सब कुछ समझाता है कि ऑफिसर को बिल्कुल भी उनके ऊपर शक नहीं होना चाहिए, वरना वो लोग बहुत ही बुरे फंस जाएंगे। खैर अब इसके बाद में ये लोग घर आते हैं और घर आकर रविराज को माधुरी दिखती है। तब मनोज ये कहता है कि ये उसे उस इंजेक्शन के असर से दिख रहा होगा। तब रविराज को बिल्ली का ध्यान आता है जो कि गायब हो चुकी थी और इसलिए वो मनोज के साथ उस बिल्ली को ढूंढता है। अब वो तहखाने की कई सारे भारी सामानों को हटाकर देखते हैं, उनको फाइनली बिल्ली मिल जाती है। रविराज के मन में अभी भी काल त्रिकोणी का डर था क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ज्योतिष विद्या को मानता था, यानी कि नक्षत्रों पर विश्वास करता था। खैर अगले दिन हवेली पर ऑफिसर आता है, यानी कि आदित्य मेंशन में, और रविराज से पूछताछ शुरू करता है। ऑफिसर बहुत चालाक था, वो छोटी सी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दे रहा था और इससे ऑफिसर का शक रविराज पर बढ़ता जा रहा था। वहाँ पर मनोज भी होता है जो कि रविराज का साथ दे रहा था। लेकिन इसी बीच ऑफिसर विंडो के बाहर उसी हाथ के निशान को देखता है जो कि और ये तब की बात है जब रविराज जो था वो माधुरी को विंडो से डरा रहा था। तब मनोज बात संभालते हुए कहता है कि ये हाथ तो वर्कर का है, लेकिन इस बात पर ऑफिसर को विश्वास नहीं होता। खैर अब ये ऑफिसर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर विस्की की बोतल देखता है। रविराज उसे वो विस्की की बोतल दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिसर के जाने के बाद मनोज यहाँ पर रविराज को डांटने लगता है, उसे पागल बोलता है। वो ये कहता है कि ऑफिसर उस बोतल को इसलिए लेकर गया है ताकि वो उस बोतल से उसके फिंगरप्रिंट को एक्सट्रैक्ट करके उस कांच वाले हाथ से मिला सके, यानी कि विंडो वाले निशान से, और अब उनको जल्दी से उसे साफ करना पड़ेगा। और ये सुनकर रविराज राजी हो जाता है। लेकिन इसी बीच होता यह है कि रविराज को अलमीरा के नीचे से वही डॉल, यानी कि काल त्रिकोणी वाली डॉल मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत डर गया था क्योंकि उसके हिसाब से वो डॉल ही उनका माइंड कंट्रोल कर रही थी और वही उनसे ये सब करवा रही है। तब मनोज उससे कहता है कि वो फालतू बातें ना करे क्योंकि मनोज को इस सब पर विश्वास नहीं था। तब रविराज उस डॉल को अलमीरा में लॉक कर देता है और फिर मनोज उस खिड़की वाले हाथ के निशान को मिटाने लगता है। लेकिन इसी बीच रविराज को कुछ आवाज आती है और वो अंदर आकर कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी वहाँ मनोज भी आता है और वो भी इस दृश्य को देखता है। दरअसल ये डॉल जिसे उसने बंद किया था अब वो उसके सामने टेबल पर रखी हुई थी, जिसको देखकर मनोज का तो पता नहीं, लेकिन रविराज बहुत डर गया था। वो देखता है कि तहखाने का दरवाजा भी खुला हुआ था और ये सब मनोज को बकवास बात लगती है। तब वो उसे तहखाने के पास लेकर आता है और उसके अंदर पड़ी हुई चेयर और कुछ भारी सामानों को दिखाता है और ये कहता है कि ये सारे सामान उन्होंने बहुत अंदर रखे थे, लेकिन ये इतने बाहर कैसे आ गए। ये देखकर मनोज भी थोड़ा सा हैरान था। रविराज कहता है कि साइंस की दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है और वो है भूतों की दुनिया, और ये जो महीना है वो है काल त्रिकोणी का महीना। जो भी इसमें मरता है वो प्रेत योनि में जन्म लेता है, मतलब कि माधुरी भी उन्हीं में से एक बन गई है। और फिलहाल मौसम बहुत खराब था। तब मनोज ये कहता है कि वो प्रोफेसर को कॉल करके इसके उपाय के बारे में पूछे। तब रविराज ऐसा ही करता है, वो प्रोफेसर को कॉल करता है और उसको ये बताता है कि उसे डॉल तो मिल गई है। तब वो ये कहता है कि वो जल्दी से जल्दी उसके पास उस डॉल को लेकर आए और याद रहे कि वो उसे उसी लाल कपड़े में बांधकर और लपेट कर लेकर आए जो कि उसने उसे दिया था। और इस डॉल को खाली हाथ से पकड़ना मतलब कि मौत को दावत देने जैसा है, और साथ ही साथ उस पेन ड्राइव के अंदर जितने भी मंत्र थे वो चलते रहने चाहिए। लेकिन रविराज ये बताता है कि उसने उस डॉल को छू लिया है। तब प्रोफेसर ये कहते हैं कि उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा हो चुका है तो दोबारा वो ऐसा बिल्कुल ना करे। लेकिन फिर भी उसे खतरा रहेगा, लेकिन जैसे ही कुछ खतरा लगे तो वो उस डॉल को फेंक कर भाग जाए। तब रविराज ये कहता है कि क्या वो उस काली बिल्ली को साथ लेकर आ सकता है ताकि वो सुरक्षित रहे, जिस पर प्रोफेसर ये कहते हैं कि नहीं, अगर वो उसे हवेली से बाहर लेकर आया तो काल त्रिकोणी उसे मार डालेगा और खा जाएगा, और उसे खाने के बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। बेसिकली वो उसका सैक्रिफाइस और भेंट बन जाएगी। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि मनोज डॉल को लेकर आएगा और रविराज बिल्ली के साथ वहीं पर रुकेगा। इस पर मनोज मान जाता है और जल्दी से रविराज मनोज को वो पेन ड्राइव भी देता है। घर पर रविराज डरा हुआ बैठा हुआ था। मीनवेल रास्ते में जाते हुए मनोज पेन ड्राइव के जरिए टेप पर मंत्र उच्चारण करने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है जो कि बहुत डरावनी थी, और ये बातें वो रविराज को बताता है। अब रविराज मनोज को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने के लिए कहता है और तभी मनोज के पीछे माधुरी की आत्मा आती है। ये देखकर मनोज वहाँ से भागता है। तभी वो आत्मा रविराज के फोन पर कहने लगती है कि सरप्राइज बेबी। ये सुनकर रविराज की हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद में मनोज जख्मी हालत में घर पहुंचता है। रविराज जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लेता है। अब दोनों में बहस होने लगती है क्योंकि दोनों घबराए हुए थे। लेकिन इसी बीच रविराज को बिल्ली के बारे में याद आता है और वो बिल्ली को
को लेने जाता है, लेकिन जो बिल्ली थी वो गायब थी, साथ ही साथ उसका जो ताबीज था वो भी उससे अलग हो चुका था और वहाँ पर खून भी पड़ा हुआ था। ये देखकर वो समझ गया था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। मीनवाइल मनोज अल्कोहल को अपने घाव पर डाल रहा था, साथ ही साथ वो अल्कोहल को पी भी रहा था। अब इसी बीच रविराज उसके पास भागते हुए आता है और ये कहता है कि काल त्रिकोरी उस बिल्ली को खा गया, लेकिन मनोज टल्ली हो चुका था और उसे कुछ भी होश नहीं था। तभी रविराज उस डॉन को वहाँ पर पाता है जो कि उसके ठीक सामने थी। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन मनोज जो कि टल्ली था वो उस डॉन को हाथ लगा लेता है। रविराज उसको बहुत रोक रहा था, लेकिन उसको कोई होश ही नहीं था। नशे में धुत मनोज उस डॉल को उठाता है और उससे 1 वर्सेस 1 के लिए चैलेंज करने लगता है। रविराज उसे ये करने से रोक रहा था, लेकिन मनोज नशे में था और इसलिए मनोज उस डॉल को जला देता है और फिर उस डॉल को उस तहखाने में लेकर चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद में वहाँ से मनोज की लाश निकलती है, जिसको देखकर रविराज वहाँ से डर के मारे भागने लगता है। लेकिन उसके पीछे अब मनोज जो था वो भूत बनकर पड़ गया था। तब वो बाहर निकल गया था, लेकिन उसके सामने माधुरी का भूत आ जाता है और इस चीज को देखकर रविराज को हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ ही पलों में वो मारा जाता है। और यहाँ आता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट। ये सारा जो मामला था ना, ये सब कुछ मनोज और माधुरी का प्लान करा हुआ था। जी हाँ, माधुरी और मनोज दोनों ही जिंदा थे, तो आखिरकार उन्होंने ये सब किया कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माधुरी को आदित्य की मौत का बदला लेना था और इसलिए उसने ये सब किया। अब यहाँ पर हुआ ये था कि माधुरी को यहाँ पर रविराज की हरकतों से अंदाजा हो गया था कि आदित्य को भी उसने ही मारा होगा। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार रविराज को हार्ट अटैक कैसे आया, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रविराज ये असल में हार्ट पेशेंट था, लेकिन कुंडली के चलते उसने यहाँ पर किसी भी चीज पर यकीन नहीं किया और उन्होंने यहाँ पर उसकी रिपोर्ट्स को बदल दिया था और उसके बाद से ही इनका फुल प्लान था बदला लेने का। लेकिन स्टिल माधुरी को कंफर्म नहीं था कि यहाँ पर आदित्य को उसने ही मारा था या फिर नहीं। तब मनोज ने उसको ये कहा था कि उसे तो पक्का विश्वास है कि यहाँ पर रविराज ने ही आदित्य को मारा था और अगर रविराज ने कुछ भी नहीं किया होगा, वो जेन्युइन है और उसके साथ पैसों के लिए नहीं है, तो वो कभी भी माधुरी को मारने वाले प्लान में साथ नहीं देगा। लेकिन उसने साथ दिया और इसलिए ही वो फंस गया था। अब यहाँ पर उन्होंने काफी प्लानिंग और प्लॉटिंग करी थी। जब माधुरी ने मरने का नाटक किया था तब डॉक्टर मनोज ने उसको एक टॉक्सिन दिया था जिससे उसकी पल्स कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी। और जब यहाँ पर माधुरी ने मरने का नाटक किया था उसी समय रविराज ने चिल्ला चिल्लाकर सब कुछ कन्फेस कर दिया था और इससे माधुरी को कंफर्म हो गया था कि हाँ, उसने ही उसके पति को खत्म किया था। जिसके बाद उन्होंने आगे के प्लान को अंजाम दिया और इसके अंदर एक ऑफिसर भी शामिल था जो कि यहाँ पर आया था। वो फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आया और एक फेक न्यूज़पेपर भी, और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि रविराज को यकीन हो जाए कि उसकी बीवी मारी गई है और वो कोई भी आगे चलकर जांच पड़ताल ना करे। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि इन दोनों को मिला वो था रविराज का डर और यहाँ पर ज्योतिष विद्या पर यकीन करना। इन लोगों ने उसके डर का ही फायदा उठाया और इसी से प्लान सक्सेसफुल हुआ। लेकिन फिर भी अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं होता और रविराज को हार्ट अटैक नहीं आता तो वो उसे ये कहते सरप्राइज, और ऐसा करके उन पर कोई केस भी नहीं बनता। और फाइनली माधुरी ने अपना बदला ले लिया था। लेकिन उस बिल्ली का क्या हुआ? तो वो ये बताती है कि उसने उस बिल्ली का ताबीज निकाल कर उसे हवेली के पीछे ही बांध दिया था, मतलब कि वो बिल्ली अभी भी बाहर है। खैर, मनोज अपने घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, साथ ही साथ ओले भी बरस रहे थे। ओले मतलब नरमुंड, और आज 30 अप्रैल भी थी, मतलब कि काल बैसाखी। और ये सब मनोज नोटिस कर लेता है, साथ ही साथ ये सब प्रोफेसर भी नोटिस करता है। मीनवाइल हम माधुरी को देखते हैं जिसके पास मनोज का कॉल आता है और वो उसे काल बैसाखी की बात याद दिलाता है। और आज मौसम भी बहुत ही ज्यादा डार्क था, बहुत खराब था। अब मनोज माधुरी से ये कहता है कि वो डॉल उनके घर पर कैसे आवे, जबकि उसने तो उस डॉल को जलाया था। जिस पर वो ये बताती है कि वो डॉल तो वो खुद लेकर आई थी। तब मनोज ये बोलता है कि शायद हो सकता है कि ये डॉल काल त्रिकोरी ही चाहता था कि वो लेकर वहाँ पर आए, मतलब कि पूरी की पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग काल त्रिकोरी की थी, जबकि वो लोग सोच रहे थे कि वो प्लानिंग कर रहे हैं और उसी ने शायद उससे ये सब कुछ करवाया। लेकिन माधुरी ये कहती है कि वो इन बातों पर यकीन नहीं करती, वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और वो रिलैक्स रहे, इतना ना सोचे। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि ये बिल्ली गायब थी क्योंकि काल त्रिकोरी का आगमन हो चुका था, वो उसे खा चुका था। साथ ही साथ हम त्रिगुन्ना को भी देखते हैं जो कि उसके आगमन के साथ जीवित हो चुका था, यानी कि वही चिड़। लेकिन तभी कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है और ये था काल त्रिकोरी। अब दरवाजा खोलते ही वो माधुरी के ऊपर बहुत भयानक हमला कर देता है। इसी के साथ में काल त्रिकोरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी काल त्रिकोरी फिल्म की कहानी, जहां पर यह दिखाया गया है कि प्रोफेसर की जो बात थी वो बिल्कुल सच थी, जो कुछ भी था वो बिल्कुल रियल था। और रविराज की भी ज्योतिष विद्या बिल्कुल सही थी। उसने जो कुछ भी माधुरी के पति के बारे में कहा था, यानी कि अकाल मृत्यु होगी, आदित्य के साथ सेम हुआ था, उसकी खुद के साथ ऐसा हुआ। बात रही माधुरी के हार्ट अटैक आने के बारे में, वो भी बिल्कुल सच बात थी क्योंकि उसको हार्ट अटैक आया ही नहीं था। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि रविराज इसी ट्राइब का हिस्सा पहले कभी किसी जन्म में रहा होगा, जहाँ पर काल त्रिकोरी ने सबसे एंड में
उसका सेक्रीफाइस लिया और फिर वो जीवित हो गया। और सबसे बड़ी बात कि यह मेंशन जो था और यह तहखाना जो था उसी को क्यों चूज करा गया था, तो हो सकता है कि यही वो प्लेस होगी जहाँ पर 1000 साल पहले ये ट्राइब जो थी वो काल त्रिपुरी की पूजा करती होगी। अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं बनता कि इसी जगह को क्यों चुना गया था। अब देखो यहाँ पर मेरी एक और बहुत ही बिजार थियरी भी है कि एंड में ये हो सकता है कि जो मनोज था ना, उसने सब कुछ हथियाने के लिए यहाँ पर इस लड़की को यानी कि माधुरी को भी मार दिया होगा। उसे ये लगा कि जब यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था तो सारी प्रॉपर्टी वो ही क्यों ना हथिया ले। और काल त्रिपुरी वाली कहानी जो थी वो माधुरी के माइंड में भी ऑलरेडी बैठ गई थी, तो डरा डरा कर उसको भी शायद एंड में मनोज ने खत्म कर दिया होगा। बाकी देखो ये जो मूवी है इसके बारे में मेरी मिक्स ओपिनियन है। आई मीन ना ही मुझे बहुत अच्छी लगी ना ही बहुत बुरी लगी है। मूवी एवरेज है, कहानी भी काफी एवरेज है। आई मीन यहाँ पर कहानी को अच्छा दिखाने की कोशिश करी गई है, कॉन्सेप्ट अच्छा चुना गया था, लेकिन एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन जो है ना वो थोड़ी सी वियर्ड सी हो गई। आई मीन ट्विस्ट पे ट्विस्ट डालने के चक्कर में कहानी खिचड़ी जैसी बन गई। लेकिन फिर भी आई वुड से कि गुड ट्राई, कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ समझ में आ गया होगा। इनकेस फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।